अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सेक्शन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करेंगे जिसमें कि है इंटरपोल और यूरोपोल। ये क्वेश्चन इनमें से पूरा तो नहीं आ सकता, उस लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इसमें एमसीक्यूज़ आ सकते हैं या हम किसी क्वेश्चन में रेफरेंस दे सकते हैं इनका, या फिर किसी क्वेश्चन का पार्ट बन के आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ इंटरपोल। इंटरपोल इट इज़ एक्चुअली इंटरनेशनल पुलिस, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल एंड पोल फॉर पुलिस। इसका ऑफिशियल नेम है ICPO, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो करंट मेंबर्स हैं दे आर 195 मेंबर्स ऑफ इंटरपोल। इट गॉट एस्टैब्लिश्ड ऑन September 7, 1923। और इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं दैट आर इंग्लिश, अरबिक, फ्रेंच एंड स्पेनिश। इसका कॉमन नेम है इंटरपोल और इसका ऑफिशियल नेम हम पहले पढ़ चुके हैं, ICPO, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका लोगो है, इसके लोगो में एक ग्लोब है जो कि शो करता है एंटायर वर्ल्ड। उसमें लीव्स हैं, लीव्स शो करते हैं पीस को। स्केल बना हुआ है जिसे कि तराजू बोला जाता है, दैट शोज जस्टिस। एंड स्वॉर्ड, जो तलवार उसमें बनी है, दैट शोज पुलिस। अब इसका जो करंट हेड या सेक्रेटरी जनरल है वो है जूर्जन स्टॉक। इंटरपोल जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट फैसिलिटेट वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉर्पोरेशन and also it controls the crime. At the moment, it is the world's largest police organization. It is basically a forum which provide cooperation to all the world's police to control crime. इसके करंट प्रेसिडेंट हैं अहमद नसर अल रईसी। ये एक अमराती मिलिट्री जनरल ऑफिसर हैं, ये इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। हेडक्वार्टर इसका लियोन फ्रांस में है। 7 रीजनल ब्यूरोज हैं इसके वर्ल्ड वाइड, जो कि अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंट्री में है। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो NCB, वो हर इसके जो मेंबर कंट्री है उसमें इसका एक ऑफिस है जिसे कि NCB बोला जाता है, पाकिस्तान में भी है। उसके बाद इट इज़ फाउंडेड ऑन September 7, 1923 बाय वियना, ऑस्ट्रिया। कंट्रीज विच आर नॉट मेंबर्स ऑफ इंटरपोल, इसमें 6 कंट्रीज आती हैं। पहले इसमें माइक्रोनेशिया भी था, लेकिन अब माइक्रोनेशिया इसका मेंबर बन चुका है, तो अब ये 195 मेंबर्स है, पहले इसके 194 मेंबर्स थे। उसमें जो कंट्रीज इसके मेंबर नहीं है उसमें आता है नॉर्थ कोरिया, पल्लू, तुवाला, कोसोवो, ताइवान एंड वेस्टर्न सहारा। पाकिस्तान became its member in June 1952. Interpol provides investigative support, expertise and training to law enforcement worldwide, focusing on 3 major areas of transnational crime. जो 3 major areas है जिस पे कि ये ज़्यादा फोकस करता है, उस पर आता है काउंटरिंग टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम एंड साइबर क्राइम। अब काउंटर टेररिज्म में क्या होगा? असिस्टिंग मेंबर कंट्रीज टू प्रिवेंट एंड डिसरप्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, नेटवर्क्स एंड एफिलिएट्स। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम्स, उनमें आता है टारगेटिंग एंड डिसरप्टिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स, आइडेंटिफाइंग एनालिसिस एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्रिमिनल थ्रेट्स। अब जो भी क्रिमिनल्स होते हैं जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, फिर ये इन्फॉर्मेशन दूसरी कंट्रीज तक फैला दी जाती है ताकि अगर ये जो क्रिमिनल्स हैं किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करें तो ये वहाँ से पकड़े जाएँ। साइबर क्राइम, मेकिंग साइबर स्पेस सेफ फॉर ऑल बाय सपोर्टिंग मेंबर कंट्रीज टू प्रिवेंट एंड इन्वेस्टिगेट साइबर अटैक्स। साइबर क्राइम को भी कंट्रोल करने में इंटरपोल हेल्प करती है। नाउ हाउ डज इट वर्क? इंटरपोल डिफर्स फ्रॉम मोस्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, लाइक एजेंट्स डू नॉट रियली मेक अरेस्ट देमसेल्व्स। अब इंटरपोल जो है इसमें क्रिमिनल को पकड़ तो लिया जाता है लेकिन उसे अरेस्ट नहीं किया जाता, मतलब इंटरपोल उसे अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। जिस कंट्री का वो मुलजिम होता है उसे दे दिया जाता है। एंड देयर इज नो इंटरपोल जेल, और इंटरपोल की कोई जेल भी नहीं है वेयर क्रिमिनल्स आर टेकन। The agency functions as an administrative liaison between the law enforcement agencies of the member countries, providing communications and database assistance. अब ये एजेंसी बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है? इट एक्ट्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव लाइएजन। लाइएजन बोला जाता है कि राब्ते का काम करती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज, और इंटरपोल ये एक राब्ते का काम करते हैं, एक इनके दरमियान एक राब्ता होता है। प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेट करता है, एंड डेटाबेस असिस्टेंस, और डेटाबेस जितना भी डाटा होता है क्रिमिनल्स का उसमें भी असिस्ट करता है। दिस इज वाइटल व्हेन फाइटिंग इंटरनेशनल क्राइम बिकॉज लैंग्वेज, कल्चरल एंड ब्यूरोक्रेटिक डिफरेंसेस कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट नेशंस टू वर्क टुगेदर। अब इसमें जो मेंबर्स होते हैं इस एजेंसी में, इंटरपोल में, वो भी डिफरेंट कंट्रीज होते हैं ताकि अगर उनका कोई लैंग्वेज या कल्चर का कोई डिफरेंस है तो फिर उन्हें कम्युनिकेशन में आसानी हो। दे मेंटेन कलेक्शन ऑफ फिंगरप्रिंट्स। अब ये क्या क्या मेंटेन करते हैं? फिंगरप्रिंट्स, अगर कोई क्रिमिनल्स हैं इनके डेटाबेस में उनके फिंगरप्रिंट्स का डाटा होगा। मग शॉट्स, लिस्ट ऑफ वांटेड पर्सन, जो वांटेड पर्सन है उनकी लिस्ट होगी। DNA सैंपल्स होंगे, एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की कौन सा क्रिमिनल कब कहाँ कैसे ट्रैवल कर रहा है। दे आर लॉस्ट एंड स्टोलन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है तो वो भी इनके पास होता है। दैट डाटाबेस अलोन कंटेन मोर देन 12 मिलियन रिकॉर्ड्स। सिर्फ जो खोए हुए डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं सिर्फ वही मिला लें तो 12 मिलियन रिकॉर्ड्स इनके पास होते हैं, बाकी क्रिमिनल्स का तो अलग होता है। They also analyze all this data and release information on crime trends to member countries. अब ये इस सारे डाटा को एनालाइज करते हैं और फिर इन्फॉर्मेशन जिस कंट्री को चाहिए, जिस मेंबर कंट्री को चाहिए, उसे डिसेमिनेट कर देते हैं। A secure worldwide communication network allow Interpol agents and member countries to contact each other at any time. ये एक दूसरे को किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, known as I-24/7, इसीलिए इसे I-24/7 बोला जाता है। The network offers constant access to Interpol's database. किसी भी वक्त इसके डेटाबेस तक रसाई हासिल कर सकती हैं इसकी मेंबर कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज कैन ऑल्सो एक्सेस ईच अदर्स क्रिमिनल डेटाबेस वाई द I-24/7 सिस्टम। एक दूसरे के क्रिमिनल्स का डाटा भी उस तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं थ्रू दिस सिस्टम। इन द इवेंट ऑफ एन इंटरनेशनल डिजास्टर, अगर कोई इंटरनेशनल डिजास्टर हो जाता है, टेररिस्ट अटैक हो जाता है और असैसिनेशन, मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, इंटरपोल कैन सेंड एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। तो इंटरपोल वहाँ पर अपनी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम भी भेज देती है। दिस टीम कैन ऑफर अ रेंज ऑफ एक्सपर्टीज। अब वो वाली टीम जाके मतलब वो वहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं,
तो अपनी एक्सपर्टीज़ देंगे, एंड डेटाबेस एक्सेस टू असिस्ट विद विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, और वहाँ पर जो लोग मर चुके हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे। अगर वो किसी और कंट्रीज से आए हैं तो उनका जो डाटा है वो अपने डेटाबेस में डाल देंगे और रेलेवेंट कंट्रीज़ फिर अपने लोगों को पहचान लेंगी। सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन, जो मुलजिम है उसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, एंड द डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं तो अदर नेशंस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, दूसरे मुल्कों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तक, विक्टिम्स के बारे में भी और सस्पेक्ट के बारे में भी। एट द रिक्वेस्ट ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ की रिक्वेस्ट पे दे कैन एक्ट एज अ सेंट्रल कमांड एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन टू कोऑर्डिनेट द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन्वॉल्व इन अ केस, बट ओनली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल अथॉरिटी नेशनल गवर्नमेंट। अगर कोई लोकल अथॉरिटी या कोई नेशनल गवर्नमेंट, किसी मुल्क की भी नेशनल गवर्नमेंट है, वो कोई रिक्वेस्ट करती है तो ये सेंट्रल कमांड के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं, मतलब वहाँ जाके उस इंसिडेंट का ये अपने चार्ज में लेके उसकी सारी कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। खुद से नहीं कर सकते, ओनली ऑन द कॉन्सेंट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, अगर नेशनल गवर्नमेंट ऐसा चाहे। फंडिंग, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? मोस्ट ऑफ इट्स फंडिंग कम्स फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज देमसेल्व्स। अब जो जितनी भी इसकी फंडिंग होती है वो इसकी जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो खुद करती हैं, विद ईच नेशन कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ पोर्शन बेस्ड ऑन इट्स साइज। जितना किसी भी कंट्री का साइज है उतना वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका जीडीपी देखते हुए और अदर फैक्टर्स को देखते हुए जितना वो कंट्री कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है उतना इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सेक्रेटरी जनरल इन हेड ऑफ इंटरपोल, सेक्रेटरी जनरल जो है वो इंटरपोल का हेड होता है, अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली, जैसे कि जनरल असेंबली अपॉइंट करती है। ईच सेक्रेटरी जनरल सर्व्स फॉर 5 ईयर्स, हर सेक्रेटरी जनरल की जो मुद्दत मुलाजमत होती है वो 5 साल होती है। अब इसमें कुछ क्रिटिसिज्म आ जाता है, जिसमें कि पीटर सिलाइफ एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट था और एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी था जिसने कि फिनलैंड में अपना हासिल की हुई थी। ये एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट था और ये रशिया के खिलाफ लिखता था। इसे स्पेन जाते हुए अरेस्ट कर लिया गया था। ही वॉज अरेस्टेड इन स्पेन बिकॉज रशिया मेड हिम अ वांटेड मैन, क्योंकि रशिया ने इसे वांटेड मैन बना दिया था एज ही वॉज राइटिंग अगेंस्ट रशियन गवर्नमेंट, क्योंकि ये रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता था। तो वैसे ये क्रिमिनल तो नहीं था, लेकिन क्योंकि रशिया जो है वो इंटरपोल का एक मेंबर था और इसने इसे एक वांटेड क्रिमिनल बनाया हुआ था, तो फिर इसे स्पेन जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ से इसे रशिया को दे दिया गया। उसके बाद अली जागलायान एक नेचुरलाइज्ड जर्मन था हु वाज एक्यूज्ड ऑफ प्रोटेस्ट रिलेटेड ऑफेंसेस इन हिज नेटिव कंट्री। अली जागलायान टर्की का रहने वाला था, तो इस पे ये इल्ज़ाम था कि ये जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट में इसका भी पार्ट है। तो ही वाज डिटेन्ड फॉर ईयर्स इन पोलैंड। इस इल्ज़ाम में इसे पोलैंड में सालों जेल में गुजारने पड़े। अब पाकिस्तान में भी इसकी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे पाकिस्तान बिकेम मेंबर 1952, एनसीबी पाकिस्तान में क्रिएट हुआ था जो नेशनल इसका ब्यूरो है इन 1957। इंटरपोल ने पाकिस्तान की कहाँ हेल्प किया? अरशद शरीफ कत्ल केस में कराची फैक्ट्री में जो आग लगी थी, जो जिसमें कि अब्दुर्रहमान भोले को नामजद किया गया था, उसको भी पकड़ने में इंटरपोल ने हेल्प की। उसके बाद लियारी का जो गैंग था, उज़ैर बलोच गैंग, उसको भी पकड़ने में इंटरपोल ने ही हेल्प की थी। अब लास्ट में इसमें कुछ नोटिस हैं दैट आर इशूड बाय इंटरपोल, जो कि डिफरेंट कलर होते हैं उनके और उनकी अलग टाइप्स और उनका पर्पस क्या होता है ये हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर रेड नोटिस जारी किया जाता है तो उसका मतलब होता है रेड नोटिस इज टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन्स। रेड नोटिस होता है वांटेड पर्सन्स के लिए, उनकी लोकेशन और उनकी अरेस्ट करने के लिए, विद अ व्यू टू एक्सट्रेडिशन और सिमिलर लॉफुल एक्शन। येलो नोटिस किस लिए होता है? येलो नोटिस इज टू हेल्प लोकेट मिसिंग पर्सन्स। येलो नोटिस होता है मिसिंग पर्सन्स के लिए। रेड नोटिस इज फॉर वांटेड पर्सन्स, येलो नोटिस इज फॉर मिसिंग पर्सन्स, कोई गुमशुदा हो गया, कोई इंसान मिल नहीं रहा तो उसके लिए। ऑफन माइनर, ज़्यादातर जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके लिए येलो नोटिस जारी किया जाता है। और टू हेल्प आइडेंटिफाई पर्सन्स हु आर अनएबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स, और अगर कोई ऐसा इंसान किसी कंट्री से मिलता है जो कि खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, जिसकी के मेंटल हालत थोड़ी ख़राब है, तो उसके लिए भी येलो नोटिस दूसरी कंट्रीज़ में जारी कर दिया जाता है कि ये पहचान लें कि किस कंट्री का है। उसके बाद ब्लू नोटिस टू कलेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू अ क्राइम। अगर किसी क्राइम में कोई इंसान मुलव्वस है, अब अगर उसका मालूम है कि ये वो वाला इंसान है, इसके खिलाफ अब कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी लोकेशन के बारे में कुछ जानना है, तो ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। ब्लैक नोटिस किस लिए होता है? अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़। अगर जिस तरह के थोड़े से पहले का वाक़या है कि एक शिप जो है वो डूब गया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ थी कि पता नहीं कौन सा इंसान किस मुल्क से है, तो अगर ऐसा कोई हादसा पेश आता है तो उसके लिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है, टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़। अब ग्रीन नोटिस इज टू प्रोवाइड वार्निंग एंड इंटेलिजेंस अबाउट पर्सन्स हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंस एंड आर लाइकली टू रिपीट दिस क्राइम्स इन अदर कंट्रीज। अब अगर कोई इंसान है, उसने कोई जुर्म किया है और वो किसी और कंट्री में जो है वो ट्रैवल करके जा रहा है, तो उसके खिलाफ ग्रीन नोटिस जारी हो जाता है। उसकी इंटेलिजेंस को वार्निंग दे दी जाती है कि ये इंसान पहले क्रिमिनल ऑफेंस कर चुका है और अब जहाँ ये मिले तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाए या एहतियाती तदाबीर एख्तियार की जाए। ऑरेंज नोटिस किस लिए होता है? टू वार्न ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग अ सीरियस एंड इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। कोई भी पब्लिक सेफ्टी को अगर कोई इशू है तो उसके लिए ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है। किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को अगर कोई मतलब खुफिया इत्तला मिल जाती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा है, इसके होने के इम्कानात हैं, तो उसमें ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है। यूएनएससी का एक स्पेशल नोटिस है, स्पेशल नोटिस इशूड फॉर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हु आर द टारगेट्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्शंस कमेटी। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्शंस कमेटी जो है इसे इशू करती है फॉर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हु आर द टारगेट्स, जो टारगेट्स होते हैं उनके लिए।
लास्ट में इसमें एक आता है पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस किसलिए होता है? टू सीक और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन ऑब्जेक्ट डिवाइसेस एंड कंसीलमेंट मेथड यूज बाय क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स जो नए डिवाइसेस या कोई भी मेथड यूज़ करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है डिसमिनेट कर दी जाती है दूसरी कंट्रीज़ को, तो उसको बोला जाता है पर्पल नोटिस। अच्छा जी, अब उसके बाद लास्ट में आता है यूरोपोल। यूरोपोल के टोटल 27 मेंबर्स हैं। यूरोपोल क्या है? यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कॉर्पोरेशन, ये इसका ऑफिशियल नेम है। European Union Agency for Law Enforcement Cooperation. It got established in 1998 in Hague, the Netherlands. Netherlands के शहर हेग में 1998 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इट कॉम्बैट सीरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, जो सीरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म है उसके साथ ये कॉम्बैट करती है थ्रू कॉपरेशन बिटवीन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट। इसमें कॉपरेशन होती है अथॉरिटीज़ ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट की। इट्स मैंडेट इज टू इंप्रूव इन्फॉर्मेशन, इसका मैंडेट क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज को इंप्रूव किया जाए बिटवीन द कॉम्पिटेंट नेशनल अथॉरिटीज़ इन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग सीरियस क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स। इट डज नॉट होल्ड ट्रेडिशनल पुलिस ऑपरेशनल पावर्स, इसमें जो ट्रेडिशनल पुलिस की पावर्स होती हैं वो इसके पास नहीं होती। एंड कैन नॉट सेंड इट्स एजेंट्स टू अंडरटेक इंट्रूसिव ऑपरेशंस लाइक सर्चिंग प्रेमिसेस, और ना ही अपने एजेंट्स को कोई किसी जगह के सर्च के लिए, तलाशी के लिए भेज सकती है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑपरेशनल एंड एग्जेक्टिव पावर्स, अब क्योंकि इसके पास ऑपरेशनल और एग्जेक्टिव पावर्स नहीं होती, इट माइट अपीयर दैट यूरोपोल एक्ट एज अ मियर सपोर्ट सर्विस फॉर नेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो ये यही जाहिर होता है कि यूरोपोल जो है ये सिर्फ एक सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। यूरोपोल हैज़ पोटेंशियल फॉर एक्सर्टिंग अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन बोथ द डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसीज एंड द वे इन विच पुलिस ऑपरेशंस आर अंडरटेकन एट नेशनल लेवल। यूरोपोल का जो मेन होता है इसका पोटेंशियल जो है वो क्या करती है, ये एक्सर्ट करती है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब इसका एक इन्फ्लुएंस होता है, जो भी डोमेस्टिक क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एंड द वे इन विच पुलिस ऑपरेशंस आर अंडरटेकन एट नेशनल लेवल, और जिस तरह नेशनल लेवल पे पुलिस ऑपरेशंस को अंडरटेक किया जाता है तो उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है यूरोपोल का। इट कैन बी डिफाइंड एज ऑफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, इसे ऑफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी भी बोला जाता है यूरोपियन यूनियन का। सम मेजर सक्सेस स्टोरीज ऑफ यूरोपोल, इसमें आती है द अनकवरिंग ऑफ एक्सटेंसिव क्रिमिनल नेटवर्किंग इन्वॉल्व इन द फुटबॉल मैच फिक्सिंग, जो फुटबॉल मैच फिक्सिंग में एक क्रिमिनल नेटवर्क था उसको पकड़ा था, और द डिसमेंटलिंग ऑफ रोमानियन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप, एक रोमानिया का क्रिमिनल ग्रुप था उसके खिलाफ इन्फॉर्मेशन जो है और उसको पकड़ने में इसका बहुत बड़ा किरदार था, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यंग वुमेन, यंग जो औरतें थीं उनको इलीगली दूसरे मुल्कों में भेजते थे इनटू प्रोस्टिट्यूशन इन मोर देन 10 सिटीज इन यूके। गिवन दैट यूरोपोल गैदर्स कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट अ ह्यूज मैस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब क्योंकि यूरोपोल जो है ये गैदर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है एक बहुत ही ह्यूज मैस ऑफ इन्फॉर्मेशन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एडिक्वेट डाटा प्रोटेक्शन सिस्टम अपीयर्स वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट्स। तो अब क्योंकि इसके पास इतना ह्यूज मैस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है कंट्रीज़ के बारे में, तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उस इन्फॉर्मेशन को एज द मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये उसको प्रोटेक्ट करें। Establishment of sufficient degree of judicial control over Europol's activity seems to be an absolute requirement, especially in view of possible future expansion of the agency parts. तो इस फैक्टर को देखते हुए कि इसके पास इतना ह्यूज मैस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है और इसके पास पावर है दूसरों की इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस की, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर कोई जुडिशियल कंट्रोल होना चाहिए ताकि कल को अगर इसकी पावर्स को जो है वो एक्सपेंड भी किया जाए तो ये खुद मुख्तार ना होकर बैठ जाए, ताकि किसी भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन जो है उसको ख़तरा ना हो। तो ये थी सेक्शन नंबर 3 की लास्ट पार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 4 जो कि इस सब्जेक्ट का लास्ट पार्ट होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।